नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्ड लिखा है स्पेक्यूलेशन। ठीक है, व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? हम स्पेक्यूलेशन पढ़ चुके हैं, आप क्या समझते हैं स्पेक्यूलेशन से? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? Anyone who can read for me what is speculation? Kajal, can you read what it is written on the slide? What is speculation? Speculation is about taking up the business risk in the hope of achieving short-term gains. Speculation essentially involves buying and selling activities with the expectation of making a profit from price fluctuations. वेरी गुड। स्पेक्यूलेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने सिर्फ एडवांटेज लेना है विद द प्राइस मूवमेंट्स इन मार्केट। प्राइस बहुत ज्यादा किसी सिक्योरिटी का फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि मैं एक मार्केट से खरीदता हूँ, जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा मैं उसे दूसरी मार्केट में सोल्ड आउट करूंगा और इससे मुझे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है, this is extraordinary profit. However, a speculator can incur a loss also. तभी मैंने बोला ये extraordinary profit है। इसे हम बहुत बार शॉर्ट टर्म गेन भी आप ये कह सकते हो कि स्पेक्यूलेटर इन्वेस्ट करता है या बिजनेस रिस्क, he takes the business risk in the hope of achieving a short term gain. ये basically it is the simultaneous buying and selling of securities with the expectation of making a profit from price fluctuations. इसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल आहाना, आई एम टेकिंग द नेम ऑफ आहाना ने क्या किया? शी ब्रॉट अ स्टॉक। ठीक है, आहाना यू ब्रॉट स्टॉक। आपने स्टॉक हियर मींस शेयर, शेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कमोडिटी। ठीक है, यू ब्रॉट अ स्टॉक और शेयर। ठीक है, आपने डिविडेंड के लिए खरीदा। आहाना हैज बॉट शेयर ऑफ टीसीएस कंपनी। क्यों उसने खरीदा? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उस शेयर से उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड। शी इज गोइंग टू गेट डिविडेंड एंड ऑफ कोर्स द कैपिटल एप्रिसिएशन इफ इट हैपेंस। तो मैं आहाना को इस पैरेलल्स में बोलूंगी शी इज एन इन्वेस्टर, शी इन्वेस्टेड। However, if Ahana would have bought the share with the objective of making a short-term gain out of it, that is, she thought कि अरे इसके इस शेयर के मार्केट में तो हर दिन देखो तो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ खरीद लेती हूँ आज, 5 दिन के बाद जब प्राइस सबसे ज्यादा हाई होगा इन द नियर फ्यूचर, आई एम गोइंग टू सेल इट एट अ गेन, then I am going to term her as a speculator. Now she is not a investor. ठीक है, जब आपका देखो it is just the game of the objective. With what objective you are actually investing? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो with the objective of capital appreciation, with the objective of getting a dividend, okay, then you might have been termed as an investor. However, if you are investing with the objective at the back of your mind that in the future I am going to sell these shares, when the price of these shares are very high, then I am considered as a speculator. The dividing line between the speculation and investment is very narrow, and it just is differentiated on the basis of the dividend and the capital appreciation. अगर आपने शेयर्स खरीदे और 10 दिन में बेच दिए तो डिविडेंड आपको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है डिविडेंड? ये who is going to tell why? If I'm going to purchase a stock, for example, say I have purchased it today and I'm going to sell the stock within a month. चलिए मैं आपको 1 महीने में बेच रही हूँ, ठीक है, मुझे डिविडेंड क्यों नहीं मिल सकता है? Am I going to get a dividend? Who is going to tell me what is dividend? And dividend आपके 2 तरीके के होते हैं. Can I have the video cameras on for everyone? I hope you people are not sleeping in my class. हाँ दीक्षा, डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? मैम जो प्रॉफिट मिलता है शेयर्स के ऊपर वो डिविडेंड होता है। एनीवन एल्स? रिटर्न जो मिलता है शेयर, रिटर्न जो मिलता है शेयर के ऊपर। हाँ, एनीथिंग एल्स? आना, आप बता सकते हो? स्पेक्यूलेट, मैंने बोला स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में एक थिन लाइन होती है।
जो डिफरेंशिएट करती है भाई, इन्वेस्टर को तो मिल गया कैपिटल एप्रिसिएशन भी एंड क्या मिल गया, डिविडेंड। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन तो चलो मैं कहती हूँ स्पेक्यूलेटर को भी मिला कि मार्केट में प्राइस शेयर बढ़ा, उसने बेचा, ठीक है, के लिए तो वो कर रहा है तो उसको भी प्रॉफिट हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। डिविडेंड तो उसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला डिविडेंड? नजरीना, काजल, सुरुचि, सुरुचि वेयर आर यू, कैन आई सी यू? यस मैम। हाँ सुरुचि, आप बता सकते हैं डिविडेंड क्यों नहीं मिला? डिविडेंड आपको ये याद होगा, मैंने डिविडेंड आपको बताया था दो तरीके का होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी कब मिलता है, 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, अब अगर 6 महीने के लिए या फाइनल डिविडेंड के लिए तो आप 1 साल वेट करो। स्पेक्यूलेटर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो इतना नहीं वेट करेगा आपके लिए कि वो मुझे डिविडेंड चाहिए, मुझे उसको क्या चाहिए कि जैसे मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ा वैसे ही उसने उसको बेचा और प्रॉफिट किया एंड बॉट अनदर स्टॉक। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्पेक्यूलेटर, वो इस माइंडसेट के संग मार्केट में चलता है। ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल। अगर वो इस पर्सपेक्टिव्स के संग ले रहा है शेयर्स कि 1 साल या 2 साल के बाद अगर फ्यूचर में प्राइस हुआ तो फिर हम कहेंगे कि उसने कर लिया इन्वेस्टमेंट। टाइम फैक्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। However, I can show you a slide where I have written some of the differences also, so it would be like visible to you. Can you see this? Can you see this on your screen? ठीक है? Yes, ma'am. अब देखिए, सबसे पहले ही इसमें मैंने टाइम फैक्टर की भी मैं बात कर रही थी। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, प्लानिंग होराइजन। प्लानिंग होराइजन के अंडर आप टाइम फैक्टर को इनकलकेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप इन्वेस्टर का पढ़ के बताओ मुझे, who's going to read for the investor? I want Kajal read. Kajal, can you read what is the planning horizon under investor? Don't worry and write it out. Whatever I'll ask you to write, then write it. हाँ, Kajal, can you read for me? My first point. हाँ, फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग होराइजन ऑफ इन्वेस्टर या टाइम पीरियड एक इन्वेस्टर का कितना होना चाहिए? An investor has a relatively longer planning horizon. To stop his holding period is usually at least 1 year to few years. Okay, now just take a pause here. अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको बोला कि एक जो स्पेक्यूलेटर होता है वो इतना टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता। However, just read for the speculator, Kajal. Kajal, स्पेक्यूलेटर कितना वेट करता है? Speculator has a very short planning horizon. His holding period may be a few days to a few months. Now there is clarity. अभी जो मैंने बोला उसके संग ये मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई फाइनल डिविडेंड कंपनी करेगी। ठीक है, ये इंटरिम डिविडेंड जरूरी नहीं है साल मिले। इंटरिम डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड 6 मंथ्स के अंदर अगर कंपनी अनाउंस कर रही है, तब उस केस में आपके संग क्या है कि आप एक इन्वेस्टर होते हो। ठीक है, however, if you are not interested in the dividend or only interested in gaining a short term gain by selling securities in different market and gaining from the price hikes, then you are going to do it with a short span of time. It could few days, it could be few months. ठीक है, कुछ दिन में हो गए, चलिए आप 2-3 महीने के अंदर आपने किया, उस केस में आप क्या कहलाएंगे, आप एक स्पेक्यूलेटर होंगे। नेक्स्ट, नजरीना, कैन यू रीड द नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी, रिस्क डिस्पोजिशन। An investor is not normally willing to assume more than moderate risk. Rarely does he knowingly assume high risk. ओके, अब मैंने आपको बताया आहाना एक इन्वेस्टर है। ठीक है, आहाना हो या चलो मैं अपना नाम ले लेती हूँ, आई एम एन इन्वेस्टर। आई एम नॉट रेडी टू टेक सो मच ऑफ रिस्क इन द मार्केट। कोई भी प्रूडेंट इंसान या जिसके पास एक लिमिटेड इनकम है, अभी मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसके पास लिमिटेड इनकम है, ठीक है, वो इतना ज्यादा पैसा इस मार्केट में नहीं लगाएगा विद द एम ऑफ गेटिंग अ गुड रिटर्न। हो सकता है अगर आपको लॉस हो गया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी विल गेट टोटली आउट ऑफ योर हैंड, तब आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी यू आर गोइंग टू लूज इट। However, अगर आप स्पेक्यूलेटर का पढ़ो, read it for the speculator also. A speculator is ordinarily willing to assume high risk.
अच्छा, अब जो हमारा स्पेक्यूलेटर है वो हाई रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है। भाई हाई रिस्क ले रहा है वो, तो आप यही सोचो सबसे सिंपल चीज हाई रिस्क की क्या है कि आपने रिस्क तो ले लिया, अब साथ में मैंने अभी आपको बोला स्पेक्यूलेटर को फायदा होता है, और स्पेक्यूलेशन वही करेगा जिसको बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो मार्केट का नॉलेज है, बहुत से टेक्निकल चार्ट्स या ये सब हियर से सुनी सुनाई बातों में आके अरे मुझे तो फायदा हुआ तुम्हें भी होगा, तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएगा। हाउएवर कोई इन्वेस्टर को हम प्रूडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इस टाइप का गेम नहीं करेगा, क्योंकि अगर लॉस हो गया उसको तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाएगा। तभी हम कहते हैं इन्वेस्टर मीडियम रिस्क या लो रिस्क लेते हैं। हाउएवर जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं दे आर willing to take up the high risk from the very beginning. Third point, return expectation. Can I have from Suruchi? Can you read for me? What is return expectation? An investor usually seeks a moderate rate of return which is aligned with the limited risk assumed by him. ठीक है, आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई है, अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो ज्यादा क्या मिलेगा, रिटर्न। अगर आप रिस्क कम लेंगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब आप ये देखो इन्वेस्टर मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न के लिए रेडी क्यों रहता है, क्योंकि उसको रिस्क लिमिटेड चाहिए। अगर हम बिल्कुल ही रिस्क एवर्स है तो हम इसमें इन्वेस्ट शेयर मार्केट में तो हम करेंगे ही नहीं। हम कहाँ जाएंगे, हम बैंक में एफडीआर करा लेंगे, ठीक है, हम फिक्स डिपॉजिट्स ले लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC के बॉन्ड्स भी होते हैं, हम इस टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमको कोई भी इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हु इज गोइंग टू टेक अप दिस हेडेक। हाउएवर अगर मैं स्पेक्यूलेटर हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, मुझे तो मार्केट में प्राइजेस शेयर के फ्लक्चुएट हो तभी मुझे अच्छा लगेगा। भाई अगर प्राइजेस फ्लक्चुएट नहीं होंगे तो प्राइस हाई और लो पे नहीं आएगा। सो आई एम रेडी टू टेक अप द हाई रिस्क। नेक्स्ट है हमारा बेसिस फॉर डिसीजन। जब एक इन्वेस्टर डिसीजन ले रहा होता है इन्वेस्ट करने में, तो ही इज गोइंग टू टेक इवैल्यूएशन ऑफ एवरीथिंग। आप बैलेंस शीट चेक करोगे कंपनी की, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको मैंने आई थिंक आई हैव शोन यू, पर मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी। मनी कंट्रोल या इस टाइप की, मनी कंट्रोल इज अ वेरी गुड साइट वेयर यू कैन सी, अगर आप एक कंपनी का नाम टाइप करते हो तो you can get a detailed profit statement. I'll see if I'm going to get time. I'm going to show you here in this class only. अभी मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो otherwise I'm going to show you tomorrow positively. तो आप देखिएगा उसमें आपको एक नॉर्मल लेमैन को, जैसे मुझ जैसे इन्वेस्टर को, कंपनी पूरा एक तो क्या निकालती है, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कंपनी के बारे में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हुआ, बैलेंस शीट, even ratios be calculated to assess the financial position of the company, PE ratio, price earning ratio, the earning per share कितनी रही उनकी, ये सारे ratios भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो calculate करके कंपनी शो कर देती है at the end of the year। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका जो डिसीजन होगा वो किन बेसिस पे होगा, आप केयरफुल इवैल्यूएशन करोगे ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म। आप पास्ट ईयर्स कैश फ्लो देखोगे कंपनी का कि कैसा कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना कंपनी को कहाँ से कंपनी ने फाइनेंस किया, ठीक है, एंड व्हाट वाज द ऑपरेटिंग्स ऑफ द कंपनी। ओनली एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। हाउएवर अगर मैं स्पेक्यूलेटर की बात करूं तो स्पेक्यूलेटर ये सब नहीं देगा, स्पेक्यूलेटर ये सब बैठ करके नहीं देखता, वो सीधे थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि मार्केट में पिछले सालों के हिसाब से, हिस्टोरिकल प्राइजेस के हिसाब से, हिस्टोरिकल प्राइजेस आर आल्सो गिवन देयर, आई एम गोइंग टू शो यू। सो हिस्टोरिकल प्राइजेस के हिसाब से ही विल सी कि कितना ज्यादा उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, और कैसे मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बियर, दिस आई एम गोइंग टू आल्सो डिस्कस, एंड बुल आप कहते हो जब तेजी आती है, बाजार में तेजी चलती है तो उसको कहते हैं बुल बियर। ये वर्ड सुने आपने, बुल एंड बियर कॉन्सेप्ट? कैन आई हैव द आंसर्स? एनीवन हु हैज लिसन्ड दिस बुल एंड बियर कॉन्सेप्ट? किसी ने नहीं सुना? नो वन हैज लिसन्ड? हाँ, हु हैज लिसन्ड? Class 11.
Yes, मैम ma'am. बुल का नाम सुना है. हाँ सुना है ना, तो ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. Yes, तो बुल का मतलब जब मार्केट में तेजी आ गई, एंड बियर का मतलब मंदी आ गई. हियर से का क्या मतलब होता है? कही सुनी बातों में. इसके फ्रेंड ने बोला मुझे तो स्पेक्यूलेशन में बहुत फायदा हुआ और तुम्हें भी होगा. तो स्पेक्यूलेटर का डिसीजन बहुत ज्यादा प्रूडेंट नहीं होता है. स्पेक्यूलेटर से भी वर्स्ट एक पर्सन होता है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल. अब हम आते हैं लास्ट हमारे डिफरेंस से लीवरेज. ठीक है, लीवरेज का मतलब होता है व्हेन यू यूज और मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ द बोरोड फंड्स. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लीवरेज. तो लीवरेज आप क्या करते हो? सबसे पहले एक इन्वेस्टर क्या करता है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको इन्वेस्ट करना है. चलो मैंने कभी अभी आपको एक सबसे पहले एग्जांपल दिया. मैं जब इन्वेस्ट करने जा रही थी तो मैं इन्वेस्ट कहाँ से कर रही थी? एक बार मैं फर्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ अपने. आई एम टेकिंग टू यू माई एक्सट्रीम फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, सपोज आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा था सपोज आई हैव सरप्लस मनी ऑफ 10,000 विथ मी. ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? सेविंग. सेविंग वर्ड दिख रहा है आपको? मैं अगर कहीं इन्वेस्ट करने जाऊंगी तो क्या मैं लोन लेकर के इन्वेस्ट करूंगी? इज दिस प्रूडेंट डिसीजन? आप मुझे बताइए. आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन. व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ प्रूडेंट डिसीजन? नो मैम. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन. क्यों प्रूडेंट डिसीजन नहीं है? एक तरफ अगर चलो मैंने 1 लाख का लोन लेके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, तो लोन पे भी मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न इन्वेस्ट का मेरा लोन का इंटरेस्ट देने में खत्म हो जा रहा है. सो आई एम नॉट, इट इज नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन फॉर मी. हाउएवर एक इन्वेस्टर हमेशा क्या करेगा? विल यूज हिज ओन फंड्स. आप स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने ओन फंड्स को सर्कल किया है. आप अपनी सेविंग्स को यूज करोगे इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, वेदर यू आर बाइंग और इन्वेस्टिंग इन अ रियल स्टेट, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो. ठीक है, म्यूचुअल फंड भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. उसके बाद आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप करोगे अपनी सेविंग्स, अपने फंड्स यूज करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू गो आउट एंड बोरो फंड्स, टेक अ लोन एंड देन री इन्वेस्ट. दैट इज नॉट अ डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर. लेकिन अब मैं अगर स्पेक्यूलेटर की बात करती हूँ, तो स्पेक्यूलेटर के पास तो अगर पैसे होते तो वो प्रूडेंट इन्वेस्टर बनता. स्पेक्यूलेटर एक वो इंसान होता है जो जिसके पास आप ये कह सकते हो एक फिक्स्ड इनकम नहीं रही है. ठीक है, तो वो क्या करता है? लीवरेज का हेल्प लेता है. देयर ही मे रिजॉर्ट टू बोरोइंग. आज अपने दोस्त से मैंने 2,000 रुपए लेकर के उसको बोला गिव मी 2,000, आई एम गोइंग टू गिव यू 2,500 विद इन नेक्स्ट मंथ. 2,000 लेके 2,500 दे वादा कर दिया मैंने. अब मैं क्या हूँ? स्पेक्यूलेटर. मैंने 2,000 उसके लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए. मेरा लक बहुत अच्छा था, मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी. ठीक है, मुझे फायदा हो गया. मैंने ये सोचा मुझे 3,000, मैं उस 2,000 से कितना अर्न करूंगा? 3,000. और उसमें से 2,500 मैंने अपने फ्रेंड को वापस कर दिए. फ्रेंड इज ऑल्सो हैप्पी. नेक्स्ट टाइम ही विल अगेन गिव मी. एंड 500 मैंने अपने पॉकेट में रख लिए एज माई इनकम. Is this a feasible decision? No, never. एक इन्वेस्टर इस टाइप का डिसीजन लाइफ में कभी नहीं लेगा. एंड स्पेक्यूलेटर के लिए भी, आई वांट टू से फॉर द स्पेक्यूलेटर आल्सो, इस बार तो उसका फायदा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर लॉस हो गया तो उसको वो 2,000 जो उसने फंड बोरो किए थे वो भी अपने फ्रेंड को प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा. So this was just the basic difference between the investor and a speculator. So अगर एग्जाम में ये आता है, now you would be able to write if you are not learning also. ठीक है, would you be able to write it in your own words also? Can I have the answer? लिख सकते हैं आप लोग ये? ठीक है, अब तो सब लोग लिख सकते हैं. तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था. अब ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, लॉन्ग में भी. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्पेक्यूलेटर, तो भी आप यही लिखेंगे. अगर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन आ रहे हैं तो भी आप ये लिख सकते हो. आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना यूज करेंगे हम कॉमन सेंस. इन्वेस्टर की जगह मैं क्या कर लूंगी? एन इन्वेस्टमेंट हैज अ रिलेटिवली लॉन्गर प्लानिंग, या अ स्पेक्यूलेशन इज डन फॉर ए शॉर्ट टर्म प्लानिंग पूरा. सो दिस वाज इट. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक इंसान होता है जो स्पेक्यूलेटर से भी वर्स्ट होता है. कौन होता है वो? कैन एनीवन टेल? एनी गेसेस? Anyone who is worse than a speculator? Sorry, you're not audible. Who said? Please, galat. If it is wrong, also just do not hesitate.
Who said it and what you're saying it? Gambler. Who said it? Diksha, you said it. Kajal said it. Huh? Who said the gambler word? Kajal. Okay. Extremely correct answer. Gambler is the one who is the worst form of speculator. Gambling कहाँ शुरू होती है? जब आपने लॉटरी टिकट खरीदी, ठीक है, आपने बस वो क्या कहते हैं सट्टा लगाया, उस टाइप के वर्ड्स आपने सुने होंगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गैम्बलिंग. इट इज द वर्स्ट फॉर्म एंड ये आपका बिल्कुल सही नहीं माना जाता है. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हमारे कुछ एक लेमैन के डिफरेंसेस थे, ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया. हाउएवर मैं इसको पूरा थ्योरी भी आपको दूंगी इसकी, तो नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ चलते हैं. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन सेवरल टाइम. अब मैं स्पेक्यूलेटर को साइड में हटा देती हूँ. हम में से कोई स्पेक्यूलेटर है नहीं, ना कभी बनेगा. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू नेवर गो इनटू दिस थिंग. ऑलवेज बी अ इन्वेस्टर, अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, ठीक है. अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन्वेस्टर हमारे दो तरीके के होते हैं. पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है रिटेल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर में नजरीना, सौम्या, सुरुचि, दीक्षा, काजल, ठीक है, आना एंड मैं खुद भी आती हूँ, ठीक है. आप हम सब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं. भाई इसमें भी अब हम देख लेते हैं कि हमारी कैटेगरी किस टाइप की है. अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं. पहला में मैंने रिटेल इन्वेस्टर के नीचे ही लिख दिया है रिटेल इन्वेस्टर, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर भी हम इन्हें कहते हैं या मैंने स्मॉल इन्वेस्टर भी कहते हैं. Now, retail investor are those investors like you and me. I said, आप और हम क्या करेंगे, हमको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम अपने नाम के अंदर सिक्योरिटी खरीदेंगे और सिक्योरिटी बेचेंगे. We are those individual investors who buy and sell securities on my personal account. I am not a company. I am telling you, I am not a big organization. ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो 3 से 4 लाख हर साल कमा रहा है, ठीक है. तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला दो बाइफर्केशन है. दो बाइफर्केशन में आपने सबसे पहला लिखा है मैंने रिटेल इन्वेस्टर इटसेल्फ. हाउएवर यू कैन राइट हियर स्मॉल इन्वेस्टर ऑल्सो, ठीक है. थोड़ा सा आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए इसमें मैं क्या कर देती हूँ, इसको मैं इवन स्मॉल इन्वेस्टर कर देती हूँ, ठीक है. तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. स्मॉल इन्वेस्टर के लिए इसमें मैं कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रही हूँ. स्मॉल इन्वेस्टर्स आर दोज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट और स्पेंड ₹2 lakh और इवन लेस देन 2 lakh इन एनी स्टॉक और IPO. उसको हम स्मॉल या रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, जो कहीं पे भी IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन अ you can say purchasing the stock of any company. 2 lakh से कम या 2 lakh is the limit. Upper ceiling है 2 lakh. However, if I'm talking about the second part of it, it is called high net worth individual. इसको आप अगर मैं बात करूं, इसको हम abbreviated में HNI कहते हैं, which is an individual investor who spends more than 2 lakh in a stock or IPO. हमने आप लोग तो यू आर नॉट अर्निंग राइट नाउ, आई एम अर्निंग, सो ऑल ऑफ अस आर इन द पार्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आपके अंबानीज, अमिताभ बच्चन, या फिर मैं फिल्म एक्टर की बात कर रही हूँ, या सचिन तेंदुलकर आ गया, ठीक है, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है. अगर मैं और फॉरेन कंट्रीज में जाऊं तो वॉरेन बफे, ठीक है, जेफ बेजोस, एंड इसमें और एक नाम मैं ऐड कर दूंगी विच इज आप कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम अगर जानते हो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं. तो अब आप ये चीज बहुत ध्यान से सबसे पहले तो समझिए, बिल गेट्स इसमें हो गए, ठीक है, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं. तो ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है. और ये कितने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस ऑफ वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू शो यू इन हेज फंड्स, ठीक है. इनका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, कैसे चलता है इनका, ठीक है. ये हम आपके वाली तरह छोटे मोटे शेयर नहीं खरीदेंगे कंपनी के, इनकी. ओके, एम आई विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Can you see the slide? Yes, ma'am.
Okay. So I think there was a connectivity issue. And our meeting is also going to end in a couple of minutes. Okay. Okay, is screen visible to everyone? Okay. So I was talking about मैंने पहले बात की. Am I audible? Can you all hear me? One person can. Yes, ma'am. So let's start. अभी Yes, मैंने ma'am. आप लोगों को बताया. अच्छा, इस स्लाइड में आपने एक वर्ड देखा होगा जो आपने सोचा होगा ये तो मैम ने डिस्कस ही नहीं किया. इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा IPO in blue. IPO, what is IPO? What is IPO? Initial public offering. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसको आप पता है सबको क्या होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? सिर्फ फुल फॉर्म पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का कि अंदर भी कुछ पता है? सो ओके, नीड नॉट टू वरी. ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता. या थोड़ा बहुत ये पता होगा जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट करती है इन ऑर्डर टू कलेक्ट मनी फॉर एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन पर्पस, तो हम उसे IPO कहते हैं. ठीक है, लेकिन कल मैं आपको एक कंपनी का IPO लाइव दिखाऊंगी यहाँ पे. तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ क्योंकि दिस वुड टेक सम टाइम. कल हम एक लाइव देखेंगे कंपनी जिसने IPOs अपने कैसे किए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें इन्वेस्टर्स जैसे HNI कितने थे, देन बाकी के जो इन्वेस्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इन्होंने कितना कितना शेयर परचेज किया, कितना परसेंटेज परचेज किया. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर. तो हमारे पास 2 क्लासेस भी है बैक टू बैक. ओके, सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में यू एंड मी आर नॉट देयर. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपकी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, यूनिट ट्रस्ट आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, बैंक्स आती हैं. ठीक है, एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो अपने मेंबर्स के शेयर मनी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में. म्यूचुअल फंड क्या होता है आपका? एक म्यूचुअल फंड अथॉरिटी है. ठीक है, उसने 7 to 8 लोगों से पैसे कलेक्ट किए, पूल ऑफ फंड्स लिया, फिर उसे जाकर के डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स खरीद के पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर दिया. However, if I'm talking about an individual या retail investor अपना खुद का, like I individually to buy bought the shares of few companies. मैं म्यूचुअल फंड के अंडर में डील नहीं कर रही हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में डील नहीं कर रही हूँ. अब इसी को ही क्लासिफाई कर 2 कैटेगरी में. पहला क्या लिखा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम FIIs भी कहते हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसा नेम डिपेक्ट कर रहा है आपको, दीज आर दोज इन्वेस्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्री. आपकी नेटिव कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री के पार्ट नहीं है, विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड द कंट्री. ठीक है, आउटसाइड द वन जिसमें वो एक्चुअली करेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं. लाइक अगर आप समझ लो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, या आप समझ लो मैं अमेरिका में हूँ और मैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या कहा जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ये कैटेगरी सेम ही रहती है. इसमें भी आपके वेंचर कैपिटल्स है, पेंशन होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं. ये इसमें म्यूचुअल फंड्स आपने पढ़ा है, वेंचर कैपिटल हमने पढ़ा है. अब आप सोच रहे होंगे मैम ये पेंशन फंड क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, एंड इंश्योरेंस फंड्स क्या होते हैं. इंश्योरेंस के ऊपर लिखा है ना ये इंश्योरेंस कंपनीज. बैंक्स तो सभी को ही पता है. ठीक है, एंड सेम अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आप करोगे, यू आर गोइंग टू do invest in the registered country in which you are currently investing. Like मैं इंडिया में हूँ और मैं इंडिया के ही म्यूचुअल फंड में या इंडिया की ही मैं म्यूचुअल फंड एजेंसी हूँ, या इंडिया में ही मेरा अपना हेज फंड है. ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ दैट. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू इट विद इन माई कंट्री वेयर आई एम एक्चुअली रिजाइडिंग. देन इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके पेंशन फंड्स भी आते हैं.
ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अंदर वेंचर कैपिटल भी आ गया, इंश्योरेंस एजेंसीज भी आ गई, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, हाउएवर अब ये वाला जो हमारा पूरा लेक्चर है इस पे कि ये सब होते क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड टेक अप दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल कि ये आपके जो भी हेज फंड्स हैं ये क्या होते हैं, विद एग्जांपल पेंशन फंड्स क्या होते हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है, ये मैं अभी बात कर ले रही हूँ। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, आप सबने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने इंश्योरेंस कराया है। अगर हम बात करते हैं शॉप्स वगैरह की, तो आप फायर इंश्योरेंस या इस टाइप का इंश्योरेंस लेते हो। हाउएवर लाइफ इंश्योरेंस तो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, इनको इतना ज्यादा मनी पूल ऑफ फंड्स दे आर एबल टू कलेक्ट इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस लिया तो आप हर साल क्या पे करते हो उसके ऊपर, प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत ज्यादा फंड कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स। ठीक है, बहुत सारा प्रीमियम्स दिया उन्होंने तो बहुत ज्यादा फंड्स कलेक्ट हो गए। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अगर भाई देखो कोई आपका कह सकते हो कैजुअलिटी इंश्योरेंस है किसी का, या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तब तो उसको पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे। हाउएवर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो एक पीरियड के बाद मैच्योर होगी तब आपको सम मिलेगा। तो इनकी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जितना भी प्रीमियम आता है वो ये इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ इन्वेस्ट करती हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेती हैं, गवर्नमेंट के होते हैं ये, कॉर्पोरेट स्टॉक्स खरीदती हैं, बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स खरीद लेती हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज खरीद ली, कुछ खरीद लिया। इससे इनको क्या मिलता है, इनको एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट हो जाती है इनकी। एक तरफ से प्रीमियम के थ्रू इनके पास पैसा आ रहा है, उन पैसे को ये चैनलाइज कर रहे हैं इनटू प्रोडक्टिव यूज, प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये एक टाइम के बाद जब आपका इंश्योरेंस प्लान खत्म होगा, मैच्योरिटी डेट आएगी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अच्छा पूरा यू कैन से पॉलिसी अमाउंट अलॉन्ग विद अ गुड रिटर्न आपको वापस मिल जाता है। तो ये इसीलिए इन्वेस्ट करती है इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि एक फ्यूचर में एक इन्वेस्टर को, जो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस लेके इन्वेस्ट किया, तो उसे अच्छा एडवांटेज मिले। तो ये तो बेसिक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी तो लेमैन है। दो डिफिकल्ट पार्ट्स इसमें हेज फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल इन टुमारोज क्लास। ठीक है, आई होप today's class was worth to you all.